सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, कर दे करम, अस्सलामुअलैकुम। बोल महफूज पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमैया रिजवान। रोज़ाना की बुनियाद पर एक बात हो रही है कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें, क्योंकि जितना आप महदूद होंगे उतना ही आप महफूज होंगे। अगर बिला ज़रूरत लोग जो निकल रहे हैं उनको बार बार ये इल्तिजा की जा रही है हमारी जानिब से, पुलिस तो अपने अंदाज में उनसे बात कर रही है, लेकिन कि आप घरों में रहें। ज़रूरत के तहत अगर जो लोग निकल रहे हैं वो अपने आप को एक महफूज तरीके से बाहर निकालें, घर जाएँ और अपने आप को एक महफूज तरीके से अलग करें, अपने कपड़े चेंज करें, हाथ धोए जाएँ बार बार। अगर आप हाथ नहीं धो सकते हैं तो फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। ये एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला है कि आप अपने आप को इस मरज़ से बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये मरज़ बढ़ जाता है, खुदा न खास्ता किसी को लाहक होता है, तो फिर क्या होना चाहिए, इस बारे में रोज़ाना हम आपको इससे आगाह करते हैं। और आज भी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे यही सूरत हाल पर बात होगी। जी सुमैया। मुदस्सिर, मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अब ये चीज़ों को लेकर ही अपनी ज़िंदगी के मामूल को चलाना होगा, क्योंकि अब शायद ये तमाम तर चीज़ें जो ये प्रिकॉशंस हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। पता नहीं, मुझे कभी कभी तो ऐसा भी लगने लगता है, लाइफस्टाइल हो गया मुदस्सिर, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि अल्लाह ताला बेहतर करे मामलात, वरना ग्रोसरी में अब मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स भी ग्रोसरी का हिस्सा अब काफ़ी हद तक लोगों का बन गए हैं कि लोग जब शॉपिंग करने या ग्रोसरी करने निकले तो मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो उनको भी अपने ग्रोसरी में शामिल करें। खैर, ये तो लाइटर नोट पे, वो स्टोर्स पे लाइटर नोट के वो स्टोर्स पर अवेलेबल अब अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं। मैंने भी देखा था जब मैं भी देखने गई थी ग्रोसरी। तो आप ज़रा सा, हम इसको लाइटर नोट पे बात करना चाह रही थी, लेकिन अपना ख्याल आप लोग रखिए और इस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहिबान कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम आज ट्रांसमिशन में बात करेंगे। तारुफ मैं करवा देती हूँ, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर नदीम रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे डॉक्टर जावेद अकरम से मैं गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। डॉक्टर साहब, लोग परेशान भी हैं और खौफ मुब्तला भी हैं। हर शख्स अपने तौर पर एहतियात तो कर रहा है, घरों में भी हैं लोग, लेकिन वो लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर काम भी कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, जो एहतियात हम कर रहे हैं उसके अलावा और क्या एहतियात हम कर सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने अभी इंटरव्यू में बहुत अच्छा बताया कि हमारी कुछ सोसाइटी की रवायात हैं जो बचपन से हमें सिखाई जाती हैं कि बड़ों को मिलना है, हाथ पुरजोश तरीके से हाथ मिलाना है, शायद गले भी मिलना है, बच्चों को चूमना है, इकट्ठे खाना खाना है, इकट्ठे नमाज़ पढ़नी है, इकट्ठे फैमिली गैदरिंग्स होनी है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त का तकाज़ा ऐसा है, और शायद ये एक आज़माइश है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमें वो सब कुछ गिव अप करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल चीज़ है, जो कि हमारी अच्छाइयाँ हैं लाइफस्टाइल में वो भी हमें कम करनी पड़ी, और काफ़ी सारी बुराइयों को भी तर्क करना पड़ा, जैसे सिगरेट नोशी है, क्योंकि हमें पता है कि सिगरेट नोशी से आपका मोर्टेलिटी, डेथ रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि देखें, घर से निकलना, एक तो आप, मेरे ख़्याल में अभी भी 50% लोग ऐसे हैं, हमने एक छोटी सी स्टडी की है उससे ये हमने अखज़ किया है कि जो अननेसेसरली घर से निकल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहाना उनको चाहिए घर से निकलने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सब्ज़ी लेने जा रहा है, कोई दाल लेने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो ये बड़ा इजी होगा, क्योंकि अब हम सदियों से सब्ज़ी ले रहे हैं उसी वेंडर से, उसी से गोश्त ले रहे हैं, तो वो उससे उनके इतना इन्फ्लुएंस होगा कि अगर वो फ़ोन करें तो वो घर पे थैला उनके वो डोर स्टेप पे दे जाए, और आप उसको रोज़ नहीं पे करें, क्योंकि नोटों के ज़रिए भी ये फैल रही है चीज़, क्योंकि हमें पता है ये वायरस आपके थूक में भी है और थूकों से नोट गिने जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और नोटों की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, क्योंकि डिजिटली तो हम पेमेंट करते नहीं हैं, तो वो फिर तो इसलिए कोशिश करें कि आप हफ्ते बाद या महीने बाद उसको पेमेंट कर दें। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन पीरियड अनफॉर्चुनेटली। तो इस किस्म की इंटरवेंशन से आप घर से जाना काफ़ी हद तक लिमिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वो तो एक और चीज़ है। बाकी बहुत सारी आप इनोवेशंस कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इवन हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया एज ए सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में, और उसमें मास्टर्स किया।
तो इस वक्त पंजाब में हमारे 39 टेलीमेडिसिन सेंटर्स हैं और वो हॉस्पिटल्स के साथ ही लिंक्ड हैं, तो उससे आपको हॉस्पिटल जाना की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज आप सिर्फ बात नहीं कंसल्टेंट से कर पाते जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको मुआयना कराते हैं इंटरनेट के ज़रिए, अपना सारा पूरा चेकअप कराते हैं और एक आपको टेली कंसल्टेशन मिलती है, टेली रेडियोलॉजी है, उसमें टेली पैथोलॉजी है, तो ये सब कुछ। तो इस तरीके से आप बहुत हद तक सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बार बार कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखें 2 तरीके हैं इसको रिलैक्स करने के अपने लाइफस्टाइल को। या तो हम टेस्ट राइट लेफ्ट एंड सेंटर करें, जैसे जर्मनी ने किया कि 1.5 लाख की उनकी कैपेसिटी है पर डे टेस्टों की। कोरिया ने किया जिसकी 1.25 लाख रुपया है, छोटे छोटे मुल्क हैं, हमारे लाहौर जितना मुल्क है वो सिर्फ, लेकिन उसने देखें कितनी अग्रेसिवली। लेकिन हमें अपने वसाइल देखने हैं, जब हम टेस्ट नहीं कर रहे तो अनलेस प्रूवन अदरवाइज हमें ये सोचना है कि हम सबको कोरोना खुदा ना खास्ता है और हमने दूसरे से कैसे बचना है। हम बात करें इलाज की भी और प्रिकॉशंस की भी कि जो खौफ की फ़ज़ा है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, डॉक्टर नदीम रिजवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो मैं बात कर रही थी डॉक्टर जावेद अकरम साहब से कि ज़ाहिर खौफ भी है, लोग किस तरह बचें, घरों में तो हैं लेकिन अगर कोई निकल रहा है घर से बाहर ज़रूरत के तहत तो वो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस अपनाए और क्या करे कि जिससे ये खौफ की फ़ज़ा भी कम हो। ज़ाहिर है अब ये वायरस तो है, जब तक ये है उससे हम किस तरह बच सकते हैं और मज़ीद क्या करें हम इन प्रिकॉशंस के अलावा? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक आपने कहा खौफ की बात, यस मैं मानता हूँ कि चंद लोगों में ज़रूर खौफ है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ इसको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। सारी दुनिया में जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो पूरी सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जब हुकूमत बार बार कह रही है लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, सोशल गैदरिंग हो रही है, रोडों पे खेल कूद कर रहे हैं। आई थिंक तो ये जैसे हम बार बार कह रहे हैं सोशल आइसोलेशन, ये पूरी तरह से अपनाया नहीं जा रहा और उसका फ़ायदा उसी वक्त होगा जब सब इस पे अमल करने की तौफीक करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखा ये गया है कि जिन ममालिक ने इस पे अमल किया वहाँ पर ये उस वबा को कंट्रोल कर लिया गया है। अगर आपका सवाल है कि किस तरह से निकले एक आदमी, अगर उसको ज़रूरत के तहत, बहुत मजबूरी के तहत निकलना है तो यकीनन ये बेहतर होगा कि अपने मुँह पे एक अगर ऑर्डनरी सा भी मास्क पहन ले तो कहते हैं कि उससे भी कुछ बचत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बाहर चीज़ को हाथ लगाएं, कोशिश ये करें कि डेलिबरेटली अपने फेस को, नाक को, कानों, अपने नाक को, आंखों को टच ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को टच किया और उससे वायरस आपके हाथों पे लग गया है। तो आप ये सोच के इरादतन अपने फेस को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जैसे ही घर आएँ अपने जूते बाहर उतारें और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से कम 20 सेकेंड तक धो लीजिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे, डॉक्टर जावेद अकरम से पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप लंग स्पेशलिस्ट हैं। ये कहा जा रहा है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम पहला इब्तदाई स्टेज होती है, जब ये लंग्स तक पहुँचता है तो फिर इंसान के लिए बचने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। अगर वो ज़िंदा भी बच गया तो उसके जो लंग्स हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है कि कोई इब्तदाई स्टेज में पॉजिटिव आ गया है, उसके लंग्स खुदा न खास्ता वो तबाह हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ? देखिए, जब एक दफ़ा इंसान में ये वायरस पहुंच जाता है तो फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और एवरेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो 2 से 14 दिन है। यानी 14 दिन के अंदर अंदर यूजुअली उसमें अलामतें अपेयर होने लगती हैं, लेकिन एवरेज ये देखा गया है कि 5 से 6 दिन में उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट टेकिंग। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अब ज़ाहिर मलेरिया की दवा जिसके बारे में मियो हॉस्पिटल में ने भी कहा कि हमने इसका तजुर्बा किया और इसको दी गई मरीज़ों को कोविड-19 की, वो सेहतयाब भी हो गए। आपकी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से ये दवा भी और दीगर अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली। सवाल मेरा ये है कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले किसी दवा को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के मरीज़ पर? देखें, बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया। और जो मेयो हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव असद असलम साहब का मैंने वो इंटरव्यू बाद में देखा, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई 7 मरीज़ थे जो कि शफायाब हो गए इससे और वो घर चले गए। और मेरा कहना ये है कि 90% मरीज़ बग़ैर किसी दवाई के सेहतयाब होकर घर चले जाते हैं। इसलिए वो तो कोई हो सकता है वो दवाई के बग़ैर भी सेहतयाब होते हैं,
जैसे आपने खुद फरमाया और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें मेडिसिन वो प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एविडेंस बेस्ड हो। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया विदाउट एनी एविडेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोटेक्ट स्टडी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट पाकिस्तान इसका नाम है, क्योंकि प्रोटेक्ट से बनता है पाकिस्तानी पेशेंट्स विद कोरोना ट्रीटमेंट, ये तो उसकी एब्रीवेशन है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी लॉन्च हुई है जो 550 पेशेंट्स की है। और आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी में आके ये लॉन्च की। अच्छा। और उसमें इन्वेस्टिगेटर्स हमारे कराची से, आपके इंडस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल से लेके, कोयटा से लेके, KPK से लेके गिलगित बिल्तिस्तान तक हमारे इन्वेस्टिगेटर का एक पूरा नेटवर्क है। और हम इसमें 7 ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। एक प्लेसिबो ग्रुप है और एक ग्रुप वो है जिनको हम एक्टिव ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, एक को क्लोरोक्विन इन कॉम्बिनेशन विद एसिलिटावर दे रहे हैं जो कि एक एंटीवायरल है, और एक जिथ्रोमाइसिन के साथ दे रहे हैं। तो हमें बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको, हमारा जो एंड पॉइंट है वो ये है कि जो पॉजिटिव पेशेंट है RT-PCR वो कब किस पे पहले नेगेटिव होते हैं या नहीं होते। तो ये एक प्राइमरी एंड पॉइंट है और ये हफ्ते में 10 दिन में हमें पता चल जाएगा। तो हम इंशाल्लाह आपसे वो शेयर कर रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ उससे पहले जो स्टडी हुई हैं कोनीन पे, वो एक फ्रांस से हुई है जो कि 9 पेशेंट की थी। अच्छा। एक टर्की से हुई है जो 7 पेशेंट की थी। तो ये बहुत छोटी स्टडीज़ हैं। अच्छा। कुछ भी, और ये GCP के मुताबिक नहीं थी, कंट्रोल्ड स्टडीज़ नहीं थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी स्टडी लॉन्च की है और ये पूरे पाकिस्तान, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हो रही है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे चैनल्स के लिए बाइस फ़ख्र है और किसी भी पाकिस्तानी के लिए बाइस फ़ख्र है कि ये चीज़ सबसे पहले इनिशिएटिव। देखें, कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम किसी स्टडी में मुब्तला हों। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम भी है, एफर्ट भी है, हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम वो स्टडी करके अमेरिकन को बताएंगे कि आइदा क्या एविडेंस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए ट्रीटमेंट की, जो भी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। ये तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने बात की और इसमें अब जो जितनी काम आप लोग कर रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन साथ ही साथ अवामी जो रवैया है अब उसको यहाँ जितना खुश होना चाहिए कि इस वक्त काम हो रहा है, अपना आप भी अब पेश करना चाहिए। लगारी साहब, डॉक्टर साहबान ने दोनों तरह की एहतियात के हवाले से और जो काविशें और कोशिशें हो रही हैं उससे भी आगाह किया है। लेकिन आज जब आप भी ऑफिस आ रहे होंगे, आपने भी देखा, हमने देखा कि आज मामूल से भी शायद कुछ 4 गुना ज़्यादा सड़कों पर रश नज़र आ रहा था। बाइक्स थी, जम्मे गफ़ीर है, गाड़ियाँ निकली हुई हैं। हम शायद उकता गए हैं कि घरों में बैठना नहीं चाह रहे। ये सूरत हाल है। हर मंडे को, जो पिछला मंडे था उस वक्त भी मंडे ट्यूसडे जो है वो रश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और वो समझ आने वाला नहीं होता है कि आखिर लोग क्यों निकले हुए हैं। अच्छा, एक आदमी है, उसने पीछे 2 ख़वातीन को या 2 ख़वातीन को और एक बच्चे को क्यों बिठाया हुआ है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है और कोई पूछने वाले नहीं है। वैसे तो कई जगहों पर ट्रैफिक को रोक लिया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि भाई आप 3 आदमी, 2 ख़वातीन, एक आदमी क्यों, और हर दूसरी सवारी, हर दूसरी बाइक, तीसरी बाइक जो वो ऐसी है जिसके ऊपर 2, 3, 4 लोग भी बैठे हुए हैं और उनमें से ऐसा भी है कि 2 ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, एक आदमी चला रहा है, 2 ख़वातीन है, साथ में एक बच्चा भी फंसाया हुआ है। तो वो तो चलते फिरते जो हैं वो केसेस हैं और लोगों के लिए, उन खुद अपने लिए उनके लिए मसला है और जो जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ मसला है। उनका हाथ किसी को लग जाए, कोई चीज़ हो जाए, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जो मैंने बात सुनी है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। ज़िंदगी बहरहाल उतनी है जितनी हमें मिली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा यकीन बढ़ गया है, हमारे अंदर एक उम्मीद जो है वो पैदा हुई और बड़ी उम्मीद पैदा हुई है, इसलिए कि बड़े ममालिक ने, जिनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और बड़ी, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो ममालिक 3 ट्रिलियन डॉलर का हेल्थ पर खर्च करते थे वो जवाब दे चुके हैं और वो मुल्क ये कह रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है। इटली के और अमेरिका के और स्पेन में और फ्रांस में जितनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इस बात का कि एक बड़ी स्टडी की जाए और 500 अफराद को उसमें स्टडी में शामिल किया जाए, इंगेज किया जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का एक यूनिक एक प्रोग्राम है, एक स्टडी है और जिसके नतायज जो हैं वो
मेरा ख्याल में कि दुनिया के लिए मुफीद हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर नदीम साहब ने भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव बातें की हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत हमारे यहाँ एक मजमूई तौर पर एक बेहतर रवैया भी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो नो डाउट आपने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर्स हमारे जो हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, दुनिया के सारे डॉक्टर्स से बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और यकीनन पूरी दुनिया भी मानती है डॉक्टर नदीम साहब। लेकिन एक फैक्टर है हमारी आवाम में, वो फैक्टर है रिस्क फैक्टर। हम लोग रिस्क लेते हैं, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। ज़रा सा भी फ्लू हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, फ़ौरन दवा निकाली अपने घर से और हमने खा ली। तो ये जो क्लोरोक्विन है और जो एथ्रोमाइसिन है, ये तो घरों में मौजूद होती हैं। और अब जब से ये बात हुई है कि जी इनका इलाज है कोविड-19 में, तो लोगों ने उठा ली और ये सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। सर हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिए, वो आवाम जो सेल्फ मेडिकेशन लेती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन तमाम दवाइयों के? देखिए, कोई भी दवा बगैर किसी मुस्तनद मालिज के और बगैर जैसे कहा गया है कि एविडेंस ना हो, उसको लेना नहीं चाहिए है। किसी के कहने पे दवा लेने के यकीनन ज़मनी असरात हो सकते हैं। क्लोरोक्विन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह कि ये दिल पे असर कर सकती है और दिल की जो धड़कने की सलाहियत है उस पर मुतासर कर सकती है। दूसरा, इसका आँखों पे भी असर हो सकता है और चक्कर आने की शिकायत और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो खुदारा ऐसी कोई दवा जिसका अभी तक कोई सबूत हमारे पास आया नहीं है अथेंटिक कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ हमें वेट करना चाहिए जब तक कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस ना आए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो लगारी साहब कह रहे थे वो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि एक स्कूटर पे 4 आदमी जा रहे हैं। अगर किसी को बिल्कुल ज़रूरत है तो एक अकेला आदमी भी वो जाके काम कर सकता है, ना कि पूरे फैमिली को बिठा के लेके जा रहा है। इससे न सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि और लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुछ ऐसे मरीज़ ज़रूर लेके आइए जो रिकवर कर गए हैं, जो कि सांस की सीवियर जिनको परेशानी हुई और उसके बाद रिकवर किया, आप उनसे ज़रा इंटरव्यू कीजिए कि सर हमने याया जाफरी का इंटरव्यू किया था अभी 2 रोज़ पहले ही। याया जाफरी हमारे साथ थे पाकिस्तान में पहले मरीज। मतलब ये कि किस अजियत से वो गुजर रहे हैं, शायद हमारे अवाम जो है अभी तक उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर सकी है। और आप लोग माशाल्लाह इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसके बावजूद एक सर्वे हुआ है जिसमें सबसे कम मालूमात कोरोना की पाकिस्तानी अवाम को है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग इसको डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग परेशान हैं, उनको किसी किस्म का ऐसा कोई मामला लाहक नहीं हुआ, लेकिन वो हैं जो आपके पेशेंट्स होते हैं जिनमें दमे के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, वो बहुत खौफ में हैं कि हमें हो गया खुदा न खास्ता तो हमारे बचने के चांसेस वो कहते हैं जी बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी अमवात ज़्यादातर पे हो रही हैं, उनको पहले से जिन लोगों को सांस में तकलीफ थी, अगर उनको अटैक होता है तो उनकी ये शिद्दत बहुत सीवियर होगी। सबसे पहली बात ये है कि बुनियादी तौर पे जो दवाएं उनको दे रखी हैं वो रेगुलरली लेते रहें और ज़्यादा वो हिफाजत करें अपनी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में हम कह रहे हैं, मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, ये उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर बात यह है कि घर में एक मरीज है दमे का, लेकिन उसके 4 जो उसके लहवकीन हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वरना हम ये वायरस अपने घर में ले आएंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। एहतियात तो ज़रूर हमें करनी होगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अभी आपने बताया कि ज़ाहिर है अभी हम ट्रायल्स भी मुकम्मल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जो ट्रायल होगा वो कितने मरीज़ों पर किया जा सकेगा, और दूसरा ये कि ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी की परमिशन के बगैर क्या कोई भी ड्रग किसी मरीज़ पर इस्तेमाल की जा सकती है बगैर क्लिनिकल ट्रायल के? नहीं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रायल की इसीलिए इसका थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि हमें इंटरनेशनल रेगुलेटरी भी ज़रूरत थी। इसका दुबई में भी सेंटर है, इसका स्पेन में भी सेंटर है, इटली में भी सेंटर है। हमें अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा तावन किया। नेशनल बायोएथिक्स कमेटी, हमारी अपनी इंस्टीट्यूशनल बायोएथिक्स कमेटी, इन सब से, और फिर ड्रैप से अप्रूवल ज़रूरी थी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए एक स्पेशल मीटिंग कन्वीन की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तमाम मेंबर्स थी, और इसकी अर्जेंसी देखते हुए हमने कहा, और जैसे नदीम भाई ने अभी कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सेल्फ़ मेडिकेशन। मैं सिर्फ यहाँ ऐड करूँगा कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 2 से 3 लोग रोज़ाना आते हैं साइड इफ़ेक्ट से सेल्फ़ मेडिकेशन, स्पेशली कनीन का जैसे कहा गया, और इंसिडेंटली क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 चीज़ों में मैक्सिमम सेल्फ मेडिकेशन हो रही है, और बहुत सारे मरीज़ इनको
कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं और दोनों ही एक ही तरह के साइड इफेक्ट हार्ट पे करते हैं, कंडक्शन डिफेक्ट। इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लेना तो और भी डेंजरस है, मैक्रोलाइड्स को अलॉन्ग विद कुनीन। तो इसलिए वो जो उन्होंने कहा नदीम साहब ने, नदीम भाई ने, वो बिल्कुल सही कहा कि देखें ये एक जहर हैं, इनको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं मगर अपने आप को डिसएडवांटेज पे नहीं रखें। आप इंतज़ार करें, इस वक्त दुनिया इंतज़ार कर रही है कि इसकी कोई वैक्सीनेशन डेवलप हो। हम भी वैक्सीनेशन पे भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। दुनिया कोशिश कर रही है कि इसकी कोई मवस्सर दवाई निकले जिसके पीछे कोई एविडेंस खड़ा हो। हम कलवंजी पे भी काम कर रहे हैं जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टाइविया है। हमने अपने 2 PhD स्टूडेंट्स इस पे लगा दिए हैं कि उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट देखो और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कुनीन ही है। तो हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे एज सुन एज वी कैन, ताकि लोग उससे फ़ायदा हासिल करें, डॉक्टर्स फ़ायदा हासिल करें। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि अपने मुआलिज से राब्ते ज़्यादा मजबूत रखें टेलीफोनिकली, और ख़ासकर अगर आपको एस्थमा है या कुछ और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उनको कंट्रोल करके रखें। सिगरेट जहर है बहुत और वजूहत से, लेकिन इसमें भी मोर्टेलिटी डबल है। आदमियों में मोर्टेलिटी डबल है देन फीमेल्स। अच्छा। ये भी ज़हन में रखना चाहिए। जिनको शुगर है उनकी कुछ 3 गुना ज़्यादा है, जिनको हार्ट डिजीज़ है। डॉक्टर साहब ये सवाल 21% मोर्टेलिटी जी, ये सवाल बहुत हो रहा है कि ये जेंडर इशू क्यों है? क्या मतलब जो मर्दों को होता है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं और ख़वातीन नहीं मुतासर होते? इसके काजेज़ क्या होंगे? देखें लगारी साहब, इस पे भी हम देख रहे हैं, जो हमारा ख्याल है कि फ़ीमेल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है। बहुत सारी बीमारियां मेल्स में ज़्यादा हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ भी वैसे ही ज़्यादा है। मेनोपॉज के बाद वो एक जैसी हो जाती हैं। तो हमारा ख्याल है कि जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का शायद अभी इट्स नॉट कंक्लूसिव, शायद कोई इसमें प्रोटेक्टिव रोल हो अगेंस्ट कोविड-19। और ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि ये लोगों को पता होना कि, तो इसका मतलब ये है कि इसका फ़ायदा हम क्या हासिल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया अपने हॉस्पिटल्स में, मैंने अपनी बच्चियों को रिक्वेस्ट करके उनको समझा के, यंग बच्चियाँ जिनको कोई और शुगर वुगर नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाई है कोरोना वार्ड्स में। मेल्स को थोड़ा सा ऑब्वियसली जब नई ज़रूरत तो मेल्स की लगाते हैं, क्योंकि ये साइंस से हमें फिर एविडेंस आता है, फिर एविडेंस को हम यूज़ करते हैं टू आवर एडवांटेज। तो इसलिए फिर इसकी जो वायरस है ये, हाँ देखें, ये जब वुहान से शुरू हुई और ये नवंबर की बात है, जब स्विच हुई एक हॉर्सशू बैट में 2 वायरसेस मिलके एक बनी, तो वो बड़ा वायरियन पार्टिकल है, RNA वायरस है, इसीलिए हम इसको कोरोना वायरस कहते हैं, और एनवलप्ड वायरस है। और वहाँ से होती जब पाकिस्तान आई तो इस पे भी हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी जीनोम पे। तो उसमें तकरीबन 9 जगह पे, बल्कि अब तो 13 जगह पे म्यूटेशंस आई। और एक म्यूटेशन जब हमने अपना स्ट्रेन मंगवाया जो गिलगित बिल्तिस्तान में और अपना लाहौर का स्ट्रेन, इनमें भी 2 म्यूटेशंस का फ़र्क है। इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब 33,000 में से 9 या 11 का कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमने वैक्सीन डेवलपमेंट की तरफ जाना है या इसकी ट्रीटमेंट पैराडाइम की तरफ देखना है, क्या हम कट एंड पेस्ट कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जर्मनी में आज इस वक्त जर्मनी इज़ द रोल मॉडल फॉर अस, एंड सो इज़ कोरिया। कोरिया की रिस्पांस इसलिए अच्छी हुई, चाइना से बहुत बेहतर। देखिए चाइना में 3.2% मोर्टेलिटी है, कोरिया में 1.7%। चाइना का यू ग्राफ गया और यूँ उन्होंने नीचे किया, बहुत अच्छा किया। कोरिया ने ऊपर ही नहीं जाने दिया, उसको शुरू पे ही फ्लैट करके नीचे ले आए। अब कोरिया का मॉडल ये था, उन्होंने कोई लॉकडाउन, कोई क्रैकडाउन नहीं किया, बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को, LG थी, दाइवू थी, इन सबको कहा कि आपके 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं, लाख एम्प्लॉइज़, उनकी फैमिलीज़ गिनते हैं तो वो 3-3 लाख बन जाते हैं। लगारी साहब, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने देखा कि जो सिंध है वो दूसरा बड़ा सूबा बन गया है जहाँ पर ये लोकली ट्रांसमिट हो रहे हैं केस। 880 की तादाद यहाँ पर सिंध में भी बढ़ चुकी है। तो देही इलाकों में क्या इंफॉर्मेशन का मसला है, क्या मसला है कि वहाँ पर लोगों में आगाही नहीं फैल रही जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं? आप क्या समझते हैं? हाँ, तो मसला ये है कि पहली बात यह है कि आगाही की कमी है। दूसरा ये है कि वहाँ पर लोगों का इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं है। और फिर ये कि हुकूमत की सतह पर शहरों में तो बेहतर तौर पर काम हो रहा है, लेकिन देहात में जो है काम वो पहुँच नहीं पाता है या लोग वहाँ तक रसाई नहीं होती है। इस तरह के मसाइल हैं।
बहरहाल सिंध हुकूमत एक्टिवली काम कर रही है, शायद इस मसले पर काबू पाए, लेकिन ये एक फैलता हुआ एक मसला है जिसको रोकना बहरहाल हुकूमत का काम है कि और लोगों का है कि लोग सबसे ज़्यादा यह है कि वो अपने घरों में बैठें, और नहीं है ये सूरत हाल। लोग पूछते हैं कि जनाब हमारा कब ये जान छूटेगी, कब, ये कुदरत के हाथ में है, नेचर के हाथ में है, फितरत के हाथ में है। बिल्कुल सर, लोगों के रवैये के हवाले से भी हम आगे चल के बात करेंगे। लगारी साहब हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, डॉक्टर नदीम रिजवी, इस वक्त जो है वो फाइनली कमेंट कि क्या इस वक्त ऐसे मरीज जो किसी भी तरह के मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए फौरी तौर पर करने को क्या है कि अपने आप को वो आइसोलेशन में तो हैं लेकिन मजबूरी में है कि कहीं ना कहीं उनकी जॉब जैसे मीडिया में है, कोई बैंक में है या किसी न किसी तरह से कर रहा है, उसको क्या करना है फिर? देखिए, ऐसे मरीजों को ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो भी उनका एम्प्लॉयर है, जो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, उसकी पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मरीजों से टेली कॉन्फ्रेंसेस से काम ले लें। आज सारी दुनिया में हो रहा है, पूरा इस वक्त न्यूयॉर्क बंद है, सब लोग टेली मवासलात के थ्रू अपने काम निपटा रहे हैं। तो ऐसे लोग, बहुत सारे जो लोग हेल्दी हैं, यंग हैं, उनसे वो काम ले लें जो कि घर पे बैठ के नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। दूसरा, अब डॉक्टर हजरात भी टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, जैसा कि जावेद साहब ने पहले बताया है। मैं समझता हूँ कि अस्पतालों में जाने से, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो इन टेली क्लिनिक से नहीं फायदा उठा सकते। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वो लोग क्या करें जिसको अगर कोई ऐसा मसला दरपेश है, चाहे वो मसला गायनी का हो या फिर डेंटल प्रॉब्लम हो, वो लोग क्या करें? देखें, जैसे टेली मेडिसिन इट इज़ नॉट जस्ट हेल्पलाइन, इट इज़ टेली कंसल्टेशन, ये मैं क्लियर कर दूं। तो इसके आगे पीछे बैक एंड पे हम कंसल्टेंट्स हैं, हमें बहुत सारी कॉल्स 50-60 कॉल रोज़ की आती हैं, अपग्रेड होके हमारे कॉल एजेंट्स जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, और वो फिर हम अगर ज़रूरी समझते हैं हम उनके एक्सरेज भी देखते हैं, ब्लड टेस्ट भी देखते हैं, फिर हमें दोबारा टेस्ट कराने पड़ते हैं, हम उनके घर से ब्लड मंगवाते हैं, और अगर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कोई करना है वो भी हम इसी तरह ही करते हैं। तो हमने कॉन्टैक्ट कम, तो जैसे हमारे तकरीबन कोई 18,000 कॉल्स आ रही हैं पर डे, उनमें से कोई हम 300 पेशेंट्स का ब्लड वगैरह मंगवाते हैं, और उनमें से कोई 200 पेशेंट को हम हॉस्पिटल फिर भी दाखिल करते हैं। तो 18,000 का मतलब है कि उनके साथ एक एक रिलेटिव भी जाता तो ये कोई बन जाना था 40-50 हज़ार बंदा। तो इसलिए हम हॉस्पिटल्स की भी वल्नरेबिलिटी कम कर रहे हैं, उनकी भी। और यहाँ मैं एक आखिरी चीज़ आपको ये बता दूं, देखें मैंने जर्मनी की बात कर रहा था, आज अगर आप जर्मनी में देखें और इटली में देखें, जो साथ साथ हमसाए हैं, दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दोनों में तकरीबन केसेस एक जैसे हैं, 25 से 27 हज़ार के दरमियान जो इस वक्त। जो डेथ टोल है जर्मनी का, जो इटली का है, वो इस वक्त 16,000 लोग मर चुके हैं। जो जर्मनी जो उसके बिल्कुल हमसाया है और केसेस एक जैसे ही हैं, वहाँ 1500 भी नहीं मरे। अब ये देखें कितना बड़ा कंट्रास्ट है, 10 गुना का फ़र्क है। अब ये देखने की बात है, और मैंने बहुत इस पर इन्वेस्टिगेट किया है कि जर्मनी की अगर आप देखें कि जो उनके पास आईसीयू बेड हैं, वो उनके पास 39 आईसीयू बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन। इटली के पास सिर्फ 7 बेड हैं पर 100,000। तो इसलिए ये देखें, इसकी जियोपॉलिटिकल, लगारी साहब बैठे हैं, हमारे लीडर हैं इस मसले में, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि वो मुल्क अपने शहरियों को इस क्रिटिकल हालत में बचा पा रहे हैं जिन्होंने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल सर, हमारे अनफॉर्चुनेटली बेड इस वक्त हैं हमारे 0.5 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन आईसीयू के। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि फ्यूचर में ये कोरोना एक आफत तो है, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक वेकअप कॉल है कि मुल्क और सियासतदान देखें कि क्या ब्रिज बनाना ज्यादा जरूरी। सॉरी टू इंटरप्ट यू जावेद अकरम साहब। डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर नदीम रिजवी का शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।